हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जापान के संविधान के बारे में, उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। और यह उस श्रृंखला का चौथा संविधान है जिसमें हमने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने की कोशिश की है। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जस्ट पहले स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं और आज हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज का जो जापान है और उसका जो संविधान है उसके ऊपर अमेरिका का कितना प्रभाव है और वह क्यों है। लेकिन उसके पहले हमें जापान के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। पहली तो यह कि यह पूर्वी एशिया का देश है जो कि कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन चूंकि यह सबसे पूरब में है इसको हम कहते हैं द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। लेकिन इस उगते हुए सूरज के देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी समस्या आई। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को और 45 में ये खत्म हुआ। इस युद्ध में आप ये भी जानते हैं कि जापान जर्मनी और इटली की तरफ था और शुरुआत में इसको काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन एक घटना घटी, वह थी 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या किया? जापान ने अमेरिका के एक सैनिक अड्डे जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। किस पे? पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। और इसके साथ ही एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री होती है अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद आप जानते हैं कि पूरा सिचुएशन बदल गया और जो जर्मनी, जापान और इटली का जो गुट था वह पराजित होता है। लेकिन इस पराजय में एक ऐतिहासिक क्षण आता है जब 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम से अटैक किया। और यह दुनिया में होने वाला पहला परमाणु अटैक था। जापान को कुछ समझ में नहीं आया और अंततः लड़ाई तो उसी दिन बंद हो गई। 11 तारीख को एक प्रकार से सरेंडर हो गया, लेकिन जो औपचारिक सरेंडर होता है वह होता है 15 अगस्त को 1945 में। और जब जापान ने समर्पण कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो अमेरिका का अब यहाँ पे इंटरफेरेंस शुरू होता है। मैक आर्थर जो लीड कर रहे थे इस युद्ध को, उनको यह जिम्मा सौंपा गया कि जापान के लिए एक नया संविधान बनाया जाए। 3-4 उनके पर्पस थे। पहला कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। दूसरा ये कि राजतंत्र के स्थान पे लोकतंत्र की स्थापना की जाए। तीसरा ये कि ये जो विनाशकारी युद्ध हुआ था, और स्पेशली अमेरिका इस बात से बड़ा नाराज था कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो ऐसा संविधान बनाना था जिससे कि जापान भविष्य में युद्ध कर ही ना पाए। तो इन उद्देश्यों के साथ एक नया संविधान बनता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नया संविधान बना उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता यदि हम कहना चाहें इस संविधान की, तो हम कह सकते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान। जापान का संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है। और यह लिखने की प्रक्रिया लगभग वही दौर है जब भारत में भी नया संविधान बन रहा था। तो 20 जून 1946 को ड्राफ्ट बन गया, यानी जो प्रारूप था संविधान का वह 20 जून 1946 को तैयार हो गया। और फिर इस प्रारूप को रखा गया किसके सामने? जनता के
सामने रखा गया। तो जनता का इनको समर्थन मिलता है 7 अक्टूबर 1946 को। और जब जनता का समर्थन मिल गया तो वहाँ जो सम्राट हुआ करते थे उन्होंने 3 नवंबर 1946 को इस पे क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि इसकी घोषणा हो गई नए संविधान की। और फिर 3 मई 1947 को यह संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। हमारा संविधान 49 में बना, 50 में लागू हुआ और इनका संविधान 46 में बन गया और 47 में लागू होगा, यानी उसी साल जिस साल हम लोग आज़ाद हुए। दूसरी चीज़ ये कि इस संविधान को बोलते हैं 100वां संविधान, 100वां संविधान। और इसके पहले जो संविधान था उसको बोलते थे मेजी संविधान, मेजी। और यह नया संविधान 100वां संविधान कहलाता है। और इसमें जो कुल अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद की जो संख्या है वो है 103 और 11 चैप्टर हैं इसमें, अध्याय। ध्यान रखिए हमारे संविधान में 22 पार्ट हैं और उसके आधे यानी कि 11 अध्याय हैं। वहाँ पार्ट नहीं कहा गया है, 11 अध्याय कहा गया है। दूसरी चीज़ ये कि यह कठोर संविधान है, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान है। कठोर संविधान किस संदर्भ में कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब उसमें संशोधन की बात आती है तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली है, जिससे क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, तो डाइट पहले अपने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करता है। फिर प्रस्ताव पारित होने के बाद वह कहाँ जाता है, जनता के पास जाता है। यदि जनता उसको रिजेक्ट कर दे तो संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। और जनता यदि स्वीकार कर लेती है तो वह आता है किसके पास, सम्राट के पास आता है और सम्राट उसकी उद्घोषणा कर देता है सिग्नेचर करने के बाद। चूंकि यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि जनता के पास पावर है कि वह संवैधानिक संशोधन को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह कठोर संविधान है। तीसरी चीज़ जो इसके बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, इस चीज को मेंटेन किया। अब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? जापान के संविधान में यह साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है, यानी यह राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां यह भी क्लियर किया गया है कि चाहे सम्राट हो और चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की रिस्पेक्ट करनी है और उसको संविधान के अनुसार ही आचरण करना है। चाहे वह सम्राट हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सांसद हो, उनको किसके अनुसार चलना है? संविधान के अनुसार चलना है। और न केवल उनको बल्कि पूरा जो सिस्टम है वह किसके अनुसार चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। और कोई भी ऐसा आदेश, कानून नहीं हो सकता जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो वहाँ तीसरी चीज़ क्या हो गई? संविधान की सर्वोच्चता हो गई। चौथी चीज़ आप कह सकते हैं जो जापान का संविधान है वह किस पे आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता पर। लोकप्रिय संप्रभुता से यहाँ मतलब क्या है कि जनता शक्ति का स्रोत है। सरकार को जो शक्तियां मिली हुई है उसका स्रोत क्या है? जनता है। और यह संविधान जो एडॉप्ट किया गया, जैसे हमारे संविधान में कहा गया ना प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही जापान के संविधान में कहा गया है, पहली लाइन यहीं से प्रियम्बल की शुरू होती है कि हम जापान के लोग। इसका मतलब कि जो संविधान है वह जनता द्वारा, संविधान जनता द्वारा स्वीकृत है और लागू है।
तीसरी चीज ये कही गई है कि जो सरकार है, सरकार क्या है? एक न्यास है। किसकी? जनता की। वह एक ट्रस्ट है, पवित्र ट्रस्ट है, और वह उस ट्रस्ट या विश्वास को तोड़ नहीं सकते। और चौथी चीज कही गई है कि यह सरकार जो कार्य करेगी वह किसके लिए करेगी? जनता के हित के लिए करेगी। तो मेन चीज ये है कि वहाँ का जो संविधान है जनता की पावर को एक्सेप्ट करता है, जिसको हम कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी। पांचवी चीज आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित उम्र के सभी व्यक्तियों को, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उनको मत देने का अधिकार है। और वयस्क मताधिकार के लिए जो उम्र निश्चित की गई है वह निश्चित की गई है 20 साल। यानी 20 साल का प्रत्येक पुरुष और स्त्री मत देने का अधिकारी होता है। और यह व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में 20, 15 में 20, यानी अनुच्छेद 15 में 20 वर्ष के वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो कही गई है कि जो चुनाव होगा वह पूरी तरीके से क्या होगा? गुप्त होगा, सीक्रेट बैलेट पे है। छठी चीज़ आप कह सकते हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करता। अब धर्मनिरपेक्षता से मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता कहीं भी आए, और चूंकि ध्यान रखिए कि यह अमेरिका ला रहा है, तो वहाँ पे जो धर्म है और जो राज्य है इनको क्या किया गया है? सेपरेट किया गया है। और इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जो जापान का संविधान है उसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी भी धार्मिक मामले में, जैसे स्पेशली शिक्षा, राज्य धार्मिक शिक्षा से अपने को दूर रखेगा। धार्मिक शिक्षा से दूर, शिक्षा से धार्मिक, ध्यान रखना, शिक्षा से दूर, यानी राज्य अपनी तरफ से किसी धर्म की शिक्षा नहीं देगा। इसका मतलब ऐसा कोई संस्थान नहीं स्थापित करेगा जिसमें राज्य का पैसा लगा हो और वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही। दूसरी चीज, प्रत्येक को क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। सबको अपने विवेक के अनुसार, इच्छा के अनुसार, आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने के लिए छूट है। और दूसरी चीज कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप किसी पार्टिकुलर धार्मिक एक्टिविटीज है उसमें भाग लें। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ का संविधान क्या है? धर्म निरपेक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अमेरिकन ने किया जापान के साथ वह है युद्ध का त्याग, और यह अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 ये घोषित करता है जापान के लोगों की तरफ से कि हम, यानी कि जापान हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के सिद्धांतों को एक्सेप्ट करेगा। और इस युद्ध के त्याग को अस्थायी बनाने के लिए उसमें 2 चीजें और कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि चाहे पीएम हो चाहे मिनिस्टर हो, ये हमेशा क्या होंगे? असैनिक होंगे। यानी सैनिक पृष्ठभूमि से, भारत में क्या है कि कोई जनरल हो, कर्नल हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो सेना से आ करके रिटायरमेंट के बाद या सेना छोड़ करके चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जापान में यदि एक बार कोई व्यक्ति सेना में सम्मिलित हो गया तो जाहिर सी बात है कि वह क्या होगा? वह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वह मिनिस्टर नहीं बन सकता। 8वीं चीज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है।
संवैधानिक राजतंत्र। जब जापान हार गया और अमेरिका जीत गया या अमेरिकन एलाइड फोर्सेस जीत गई, तो उन्होंने वहाँ के राजतंत्र को, मैंने कहा ना कि मैकार्थर का एक बड़ा पर्पस ये था कि लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अब लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो विकल्प उसके सामने थे। एक तो ये कि सम्राट के पद को पूरी तरीके से हटा देना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी परंपरा है वहाँ पे राजशाही की। बड़ा सम्मान, जैसे ब्रिटेन में है ना, वैसे यहाँ भी सम्राट के प्रति बहुत सम्मान पाया जाता है। और इसको एक समय था जब ईश्वर का पुत्र माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लेकिन संविधान क्या करता है कि राजतंत्र को बरकरार तो रखता है, लेकिन उसे संवैधानिक बना देता है। इसका मतलब ये है कि इसमें यह कहा गया है कि जो सम्राट होगा वह नाम मात्र का प्रधान होगा, नॉमिनल हेड होगा। दूसरी चीज कही गई है कि यह राज्य का प्रतीक होगा, सिंबल ऑफ द नेशन ऑफ स्टेट, यह गवर्नमेंट का प्रतीक नहीं होगा। और तीसरी चीज कि हमेशा जो काम करेगा वह कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा। सम्राट अपने से कोई काम नहीं करेगा, इवन किसी को गिफ्ट देना है या किसी से लेना है वह भी अपने से नहीं कर सकता, डाइट जब तक समर्थन नहीं करती है। तो उसको नाम मात्र बना दिया गया, जो राज्य और राज्य की एकता का प्रतीक है, लेकिन वह कार्य अपने से कोई नहीं करता। इसलिए संविधान में यह भी कहा गया कि जो कार्य सम्राट करता है, चूंकि वह कैबिनेट मंत्रिमंडल की सलाह पर कर रहा है, इसलिए उस कार्यों के लिए सम्राट जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा वह मंत्रिमंडल जिसने उसको यह सलाह दी कि यह कार्य किया जाए। तो सम्राट क्या है? नाम मात्र का है। और नाम मात्र का इसलिए है कि अगली विशेषता आप कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र और दूसरी वास्तविक। तो सम्राट क्या है? नाम मात्र है। मंत्रिमंडल क्या है? वास्तविक है। दूसरी चीज कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और संबंधित होने का मतलब क्या है कि यह जो व्यवस्थापिका है इसी से कार्यपालिका चुनी जाती है। और तीसरी चीज जो संसदात्मक शासन प्रणाली में होती है कि जो मंत्रिमंडल है या जो सरकार है, मंत्रिमंडल, यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? डाइट के प्रति। वहाँ पे डाइट के प्रति उत्तरदायित्व तो रखा गया है। भारत में हमारी जो सरकार है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन इन आधारों पे आप कहेंगे कि वह वहाँ क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। और 10वीं और आखिरी चीज़ के साथ साथ आप एक यहाँ भी लिख सकते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। यानी यह संघ नहीं है, एकात्मक शासन प्रणाली, यानी सेंटर है और उसी को सारी पावर दी गई है। वहाँ प्रांतों को, जैसे भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, वहाँ प्रांत बहुत ज़्यादा पावर यूज करते हैं, ऐसा वहाँ नहीं है। यह ब्रिटेन की तरह एकात्मक है। 10वीं चीज़ आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार, और ये बहुत व्यापक हैं। और जैसे भारत के जो मौलिक अधिकार हैं पार्ट 3 में हैं, वैसे ही ये अध्याय 3 में है और 10 से 40 के बीच हैं, अनुच्छेद 10 से 40 के बीच। यहाँ मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए कि वहाँ के नागरिकों को वे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो एक सभ्य समाज में मिलते हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आखिरी बात आपको ये कहनी है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि उनके जजेस को जनता ही महाभियोग के द्वारा हटा सकती है, कार्यपालिका या सरकार नहीं। और वहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया। इसका मतलब यह है कि संसद डाइट कोई कानून बनाती है या
सरकार कोई आदेश देती है तो उसकी संवैधानिकता की, वैलिडिटी की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और यदि वह संविधान के खिलाफ है तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये था जापान के संविधान की विशेषताएं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।